भावना। हरिद्वार में 2 कोविड अस्पतालों का संचालन, सरकार और पतंजलि मिलकर करेंगे संचालन। गंभीर संक्रमितों को भी मिलेगा इलाज। बांदा जेल में बंद मुख्तार का बढ़ा ब्लड शुगर लेवल, बैरिक नंबर 16 में किया गया आइसोलेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। उत्तराखंड सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद सल्ट विधानसभा सीट के 17 अप्रैल को हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। इसके बाद दोपहर तक नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। छठवें चरण की मतगणना में कांग्रेस 241 मतों से आगे चल रही है। उत्तराखंड में हाल ही में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद ये पहला चुनाव है। इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही साख दांव पर लगी हुई है। ये सीट भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर भाजपा ने उनके बड़े भाई महेश जीना को टिकट दिया और चुनाव प्रचार के दौरान हर मंच से सुरेंद्र जीना के नाम पर ही वोट मांगे गए। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है, ये सीट जीतती है, तो जनता की ओर से नेतृत्व परिवर्तन पर मुहर भी लग जाएगी। इधर कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली ने इस चुनाव में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उछाला और खुद को सल्ट की चेली के तौर पर प्रचारित किया था। गंगा पंचोली के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सीएम हरीश रावत को भी साख सल्ट के नतीजों के साथ जुड़ी हुई है। गंगा पंचोली को टिकट दिलवाने में हरीश रावत की बड़ी भूमिका रही। अस्पताल में भर्ती होने की वजह से वो देर से चुनाव प्रचार में जुटे। ऐसे में हरीश रावत ने अस्पताल से सोशल मीडिया के जरिए गंगा के लिए वोट मांगे थे। इस अपील का जनता पर कितना असर पड़ा, ये भी साफ होगा। गोविंद रावत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गोविंद, उत्तराखंड सल्ट उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? सल्ट उपचुनाव में जो अभी तक छठे राउंड की जो वोटिंग राउंड छठे राउंड में अभी जो है भाजपा से महेश जीना जो है बढ़त बनाए हुए हैं और गंगा पंचोली जो है अभी पीछे चल रही है। अभी वोटिंग की काउंटिंग का कार्य जो है सुबह 8 बजे से मतगणना है वो अभी तक चल रहा है और उसको कोविड को लेकर भी सारा ध्यान रखा जा रहा है और कोविड को लेकर भी वहां पर प्रशासन मुस्तैद है। फिलहाल किस तरीके की सावधानी बरती जा रही है, जिस तरीके से लग रहा है कि कब तक चीजें साफ हो पाएंगी, कितना वक्त अभी और लगेगा? अभी लगभग 3 से 4 घंटे का समय और लग सकता है क्योंकि छठे राउंड की काउंटिंग समाप्त तो 7वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। अभी 3 से 4 घंटे का वक्त और लगेगा काउंटिंग में क्योंकि मतगणना स्थल में प्रशासन ने सारी व्यवस्था की है। वहां पर हाथों में ग्लव्स और पूरी कोविड की गाइडलाइन का पालन किया है। सुरक्षा की लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस तमाम जानकारी के लिए वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीएम राहत कोष से आशा कार्यकर्तियों को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शादियों में अधिकतम लोगों की संख्या 25 की जाए, जिसके बाद शाम को इस मामले में आदेश भी जारी कर दिया गया। अब शादी और सार्वजनिक समारोह में केवल 25 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी बाजार खुलने के समय को जिलाधिकारी अपने अनुसार घटा सकते हैं। सचिवालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर सर्वे के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 104 के अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन और पुलिस लाइन के कॉल सेंटर में फोन लाइनों की संख्या बढ़ाई गई। कॉल सेंटर और हेल्पलाइन पूरी तरह से सक्रिय रहे और बेड इंजेक्शन संबंधी जानकारी भी अपडेट रहे। ऑक्सीजन के सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। इसमें विभिन्न संगठनों, उद्योगों की सहायता भी ली जा रही है। कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भोजन, पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई ढिलाई ना हो। इसके साथ ही छोटे छोटे स्थानों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाए जहां संक्रमण की अधिक संभावनाएं हैं।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का लाइव वीडियो के जरिए जनता से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि अपनी बीमारी को छिपाएं नहीं, बल्कि अपना टेस्ट कराएं और डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाओं और सावधानियों को बरतें। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से डट कर इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, वो कोविड की जंग जीतने में हमारी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस महामारी से लड़ने के लिए हमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। प्रदेशवासियों, आज कोविड महामारी के चलते आप सभी से डिजिटल माध्यम से संवाद करने का मौका मिला है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। इससे हमारा राज्य भी अछूता नहीं है। आप सभी जिस तरह से इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, वह अवश्य ही कोविड की जंग जीतने में हमारी मदद करेगा। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी कोविड-19 से लड़ने के लिए हमें भरपूर सहयोग कर रही है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी से भी लगातार बात हो रही है। सभी कोरोना के खिलाफ इस मुहिम में हमारा 100% सहयोग कर रहे हैं। मैं प्रत्येक देवभूमि वासी को बताना चाहता हूं कि आपकी उत्तराखंड सरकार भी कोविड के उपचार और रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं, उपकरणों और अन्य सुविधाएं बेहतर करने की दिशा में पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है। अधिकारियों को भी मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की मदद सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कार्य किए जाएं। प्रदेश भर में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और दवाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को समय से पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में मैंने गत 29 अप्रैल को 108 सेवा में 132 अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहनों को प्रदेश के सभी 13 जनपदों में भेजा है। इनमें 36 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 96 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं। कोरोना संक्रमण के लक्षण महसूस होने पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। तत्काल जांच केंद्र पर जाकर जांच कराएं। इसे छिपाएं नहीं, क्योंकि आपकी जरा सी सावधानी की वजह से अन्य कोई व्यक्ति संक्रमण से बच सकता है। यदि आप कोरोना से संक्रमित हैं तो घबराए नहीं। समझदारी और संयम के साथ चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाओं और गाइडलाइन का पालन करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें और अपने घर वालों, रिश्तेदारों और अन्य सभी परिचित व्यक्तियों को किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने का अनुरोध करें। कोरोना संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारी सरकार ने टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराए हैं। आप सीधे उन नंबरों पर संपर्क कर चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों को कोरोना उपचार के लिए उपकरणों, अन्य जरूरी दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। मैंने गत 27 अप्रैल को अहमदाबाद से 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए थे और अभी हाल ही में 2 दिन पहले पुनः 2,000 इंजेक्शन की खेप प्रदेश को मिल चुकी है। मित्रों, आप सभी मेरा परिवार हैं और अपने परिवार की चिंता करना मेरा फर्ज है। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव प्रयासरत और तत्पर रहूँगा। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी भी
कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मैंने सरकार के सभी मंत्रियों को कोविड की रोकथाम के प्रबंधन और अनुसरण के लिए जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने विधानसभा के सभी सदस्यों को उनकी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए तक के कोविड कार्यों को करवाने की स्वीकृति दे दी है। मेरी सभी विधायकों से अपेक्षा की है कि वे तत्काल अपने अपने क्षेत्रों में कोविड की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और विशेषकर सुदूरवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को पूर्ण सहयोग देंगे। अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाएं और जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूत करें। राज्य में नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को साकार कर रहे सभी कोरोना योद्धाओं का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं प्रदेशवासियों से भी आग्रह करता हूं कि इस विपत्ति काल में हमारी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध सुरक्षा कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों और पुलिस बल का सम्मान करें। स्वयं भी लोगों की यथासंभव मदद करने का संकल्प लें। मैं लगातार शासन के उच्च अधिकारियों से भी बात कर रहा हूं। प्रदेश के 13 जिलों के समस्त जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं। स्वयं जाकर कोविड अस्पतालों का दौरा कर रहा हूं और जमीनी स्थिति का जायजा ले रहा हूं। मैं प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों, मालिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी लगातार बात कर रहा हूं, लगातार बैठकें ले रहा हूं और उनके द्वारा इस महामारी के रोकथाम के लिए जो भी सुझाव मेरे संज्ञान में लाए जा रहे हैं उन पर तुरंत एक्शन ले रहा हूं। मेरा और मेरी सरकार का एकमात्र लक्ष्य देवभूमि उत्तराखंड को कोरोना महामारी के प्रकोप से बचाना है। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य ही हमारा परम धर्म है और इसे पूर्ण करने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप सब वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी भाइयों और बहनों को निःशुल्क टीकाकरण होगा। पहाड़ तक संक्रमण न पहुँचे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने पर्यटकों के लिए 4 धाम यात्रा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि देवभूमि के 4 धामों के कपाट निश्चित तिथि को पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएं और केवल पुजारी और तीर्थ पुरोहित ही मंदिरों में रहकर भगवान की नियमित रूप से आराधना करें। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार आपकी हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है हर जरूरतमंद की तत्काल प्रभाव से सहायता सुनिश्चित करें। मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ से समस्त देशवासियों के निरोग और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। याद रखें, दवाई भी कड़ाई भी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर,
कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉलीवुड तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। दोपहर बाद केदारनाथ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बादलों की गर्जना के साथ बारिश हुई। उधर चमोली जिले में शनिवार को मौसम बिगड़ा और बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब के साथ ही फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, चोपता, लाल माटी के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। कार्यदायी संस्था वुड स्टोन के टीम प्रभारी मनोज सेमवाल ने बताया कि शनिवार को शाम 4 बजे से तापमान माइनस में चला गया। दिन में अधिकतम पारा 12 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर बद्रेश्वर, तुंगनाथ, चंद्रशिला सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। इधर जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग सहित निचले इलाकों में शाम 5 बजे से बारिश हो रही है। चमोली में बारिश देर शाम तक ही जारी रही, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई। वहीं मसूरी में झमाझम बारिश होने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई। बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। ठंड बढ़ने से लोगों के गर्म कपड़े एक बार फिर बाहर निकल आए। बारिश के साथ ही लोगों के रोजमर्रा के कामकाज भी प्रभावित हुए हैं। बार बार मौसम में आ रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ने लगा है। लोगों में जुकाम, बुखार की शिकायत भी बढ़ने लगी, जिससे कोरोना काल में लोगों का डर भी बढ़ गया है। वहीं उत्तराखंड में शनिवार को 107 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामले सामने आए। 5493 नए संक्रमित मिले। साथ ही एक्टिव केस 51,127 हो गए। आज 3,644 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 1,86,014 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 1,28,209 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को 27,075 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,266 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं हरिद्वार जिले में 578, नैनीताल में 810, उधम सिंह नगर में 503, पौड़ी में 330, टिहरी में 153, रुद्रप्रयाग में 59, पिथौरागढ़ में 135, उत्तरकाशी में 106, अल्मोड़ा में 136, चमोली में 116, बागेश्वर में 146 और चंपावत में 128 संक्रमित मिले। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्राचार्य को 20 दिन के भीतर 30 बेड का कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शनिवार को वेबिनार के माध्यम से मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में खुलने वाले अस्पताल की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी से बड़ी संख्या में लोग कोविड-19 का इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। कोविड अस्पताल के लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बैठक में बताया गया कि 27 बेड के आईसीयू के लिए किसी भी तरह का काम शुरू नहीं हुआ, जबकि अन्य कार्य मात्र 20% हुआ है। बलवंत रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। बलवंत, 5,493 नए केस मिले और एक्टिव केसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही। फिलहाल इस वक्त क्या कुछ आज की स्थिति है? बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहूंगा, लगातार उत्तराखंड में कोरोना का कहर बन रहा है। नंबर 1 पायदान में इस समय उत्तराखंड है, जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। इसको देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी लोगों से यहाँ पे ठीक 12 बजे यहाँ पे जो जनता है इसको यहाँ पे संबोधित किया है कि इसके जो गाइडलाइन इसका पालन करें। इसको देखते हुए यहाँ टिहरी जिले की बात करूँ तो टिहरी जिले में भी यहाँ कोरोना का जो केस है ये प्रत्येक दिन यहाँ पे सामने आ रहे हैं बड़ी संख्या में। लगातार मैं बता दूं, कल यहाँ पे भी कम से कम 100 से अधिक मामले यहाँ पे सामने आए थे, जिसको लेकर यहाँ पर जो जिला प्रशासन
प्रशासन इसके द्वारा इसको प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों का जो अधिकारी हैं ये यहाँ फील्ड लेवल पर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से लोग इससे बचाव कर सकते हैं। अब इसका जो बचाव का अंतिम तरीका है वो वही है कि लोग सोशल डिस्टेंस का इसमें प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। लगातार जनता को जागरूक प्रशासन कर रहा है। लगातार जो कोरोना का यह मामला है उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, जो कि अब चिंता के विषय यहाँ पे अब बन गए हैं। चलो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बलवंत रावत हमारे संवाददाता जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन इसी के साथ जो हिदायतें हैं वो भी लगातार दी जा रही। तो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 5,493 नए केस और इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या वो भी लगातार उसमें बढ़ोतरी आ रही। और आज एक तरफ उत्तराखंड में मामले जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ मौसम का जो मिजाज है वो भी काफ़ी बदल रहा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी खांसी जुकाम बुखार की शिकायतें भी मिल रही, जो और भी लोगों को डरा रही हैं। राकेश हमारे संवाददाता कोटद्वार से जुड़ गए। राकेश, जो कोरोना को लेकर के फिलहाल कोटद्वार में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्या कुछ इंतजाम है और लोग किस तरीके से, अब वहां पे मौसम भी बदल रहा है? जी, आपको बता दूं कोरोना की स्थिति जो कोटद्वार की मैं बात कर रहा हूं, तो कोटद्वार में भी ज्यादा ठीक नहीं है। कोरोना के मरीज बढ़ ही रहे हैं, मौतें भी यहाँ कोरोना की वजह से हो रही हैं, मगर जो समय सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। जो यहाँ पर हॉस्पिटल है या कोविड सेंटर है वो नए बनाए जा रहे हैं। अभी ही पिछले मंत्री जी ने इसी हॉस्पिटल पे 10 आईसीयू बेड का नया उद्घाटन किया है। तो ऐसा कुछ है नहीं कोटद्वार के अंदर, मगर फिर भी लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं कोटद्वार के अंदर। पूरे पौड़ी जिले में ही लगातार संक्रमित हो रहे हैं। जी, तो फिलहाल कुल मिलाकर के अगर बात करें इंतजामों की बेहतरी के लिए और क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर करने पर भी फोकस है प्रशासन का। जी जी जी, जो मैं पौड़ी की बात, मैं कोटद्वार की बात करता हूँ। कोटद्वार में चाहे बेड हो वो भी हैं, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है वो भी पर्याप्त मात्रा में है। और एक और बात बता दूं कि कुछ ही दिनों में 10 दिनों के अंदर यहाँ पे सेल्फ जनरेशन जो ऑक्सीजन प्लांट होता है वो तैयार हो चुका है, बस वो कार्य करने वाला है। तो यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कोरोना को देखते हुए। इस तमाम जानकारी के लिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हालात जो हैं और स्थिति है वो किस तरीके से बेकाबू होती जा रही है। हरिद्वार जिले के गंभीर कोरोना संक्रमितों को इलाज के लिए हायर सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। पतंजलि योगपीठ ने कोविड व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। सरकार और पतंजलि मिलकर हरिद्वार के बाबा बर्फानी और अस्थायी बेस अस्पताल का संचालन करेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बाबा बर्फानी अस्पताल और पवन धाम स्थित अस्थायी बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की सभी बुनियादी व्यवस्थाएं बेहतर मिली। साथ ही उन्होंने सरकार के साथ दोनों अस्पतालों के संयुक्त रूप से संचालन पर सहमति जताई। डीएम सी रविशंकर ने बताया कि बाबा बर्फानी अस्पताल को अधिकृत कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें 22 वेंटिलेटर बेड के साथ आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल की कुल क्षमता 500 बेड की होगी। वहाँ स्थायी बेस अस्पताल को अधिकृत कोविड स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील किया जा रहा है। अस्पताल में 150 बेड उपलब्ध होंगे। डीएम ने बताया कि अस्पताल के संचालन के लिए शासन श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से 75 प्रशिक्षित डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध करवा रहा है। इनमें से 25 डॉक्टर हरिद्वार पहुंच चुके हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर, स्टाफ, नर्स को भी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पतंजलि योगपीठ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को आवास, आवागमन और भोजन की सुविधा देगा। पतंजलि अस्पतालों में योग शिविर भी आयोजित करेगा।
वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 की संशोधित नियमावली को अधिसूचना जारी कर दी। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने अधिसूचना जारी की, जिसमें पिछले साल राज्य महामारी कोविड नियमावली में मास्क न पहनने पर पहली बार में 200 रुपये, दूसरी बार में 500 रुपये, तीसरी बार में 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। अब सरकार ने फिर कोरोना संक्रमण रोकने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने के लिए जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की। संशोधित नियमावली में पहली बार 500 रुपये, दूसरी बार 700 रुपये और तीसरी बार 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। पुलिस की ओर से बिना मास्क पहनकर घूमने वालों का चालान कर जुर्माना राशि वसूली जाएगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए सरकार ने 4 जिलों के साथ ही पुलिस महानिदेशक को मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि जारी की। अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान की ओर से जारी आदेश के अनुसार चमोली जिले को कोरोना से बचाव व अन्य कार्यों के लिए 1 करोड़ की राशि दी गई। बागेश्वर जिले को 2 करोड़, रुद्रप्रयाग जिले को 2 करोड़, उधम सिंह नगर जिले को 1 करोड़ राशि दी गई। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक को मास्क न पहनने वालों को चालान कर प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क 4 मास्क उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ की राशि दी गई। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देश को जो देता अन्न अब